दोस्तों 3D एनिमेस तो आपने बहुत देखे होंगे और ऑनेस्टली मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन आज जो स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट होगी। एक 2D एनिमे है, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी पावरफुल है कि मैं खुद को इसे शेयर करने से रोक ही नहीं पाई। बिलीव मी, इसकी स्टोरी ऐसी है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पकड़ के रखेगी। तो ये कहानी है एक मामूली बंदे की जो अपनी दुनिया में काफी खुश था, लेकिन किस्मत ने उसे खून और अंधेरों से भरी एक नरक में फेंक दिया, जहाँ से वापस लौटने का सपना देखना भी पागलपन था। यहाँ शापों का राज है, एंशिएंट गॉड्स डर के मारे छुप जाते हैं और डीमंस का है बोलबाला। इस दुनिया ने उसकी असली पहचान उससे छीन ली। अब वो बन चुका है क्लाइन मोरेट्टी। वो बस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब वो इस दुनिया के गहरे राजों को सुलझा सके। क्या क्लाइन मोरेट्टी इस मिस्टीरियस दुनिया की गुत्थी को सुलझा पाएगा या खुद एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बियॉन्डर्स की दुनिया की जानकारी दी जाती है, जिसमें बताया गया कि ह्यूमंस कुछ पोशंस को कंज्यूम करके बियॉन्डर बन सकते हैं, और अगर वो बियॉन्डर्स बन गए तो असेंशन पाथ को फॉलो करते हुए डिविनिटी को हासिल कर पाएंगे। वेल, बियॉन्डर यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि सुपरनेचुरल पावर्स को पजेस कर सकता। इनका इन्फ्लुएंस टाइम, स्पेस, यहाँ तक कि रियलिटी को भी अल्टर कर सकता। एक बियॉन्डर को डिविनिटी हासिल करने के लिए 22 पाथवेज मौजूद है और हर एक पाथवेज में टोटल 9 सीक्वेंस होंगे और हर एक सीक्वेंस की शुरुआत होगी नंबर 9 से। जितना ये नंबर छोटा होता जाएगा उतना ही वो बियॉन्डर पावरफुल बनेगा। यानी कि आप यूँ समझ लो कि सीक्वेंस 9 का बंदा एक फ्रेशर है जो अभी अभी बियॉन्डर बना, और जैसे जैसे उस सीक्वेंस में आगे जाएगा, यानी कि 8, 7, 6, 5, उसी तरह से उसकी एबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जो बियॉन्डर नंबर 1 पर गए उन्हें तो गॉड्स जैसी पावर हासिल होगी, और इसी को कहा जाता है पाथ ऑफ द डिवाइन। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसकी सोल को कोई अनजान पावर खींच रही थी, और फिर उस बंदे की आँख खुल गई। वो तो काफी तेजी से सांसें भर रहा था, और ये साल चल रहा है 1349। वो खुद से ही पूछ रहा था कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, कहीं मैंने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा। और उसी वक्त वो टेबल पर ढेर सारा खून और एक गन को देख पाता है, जिससे तो उसका दिल ही दहल उठा। साथ ही उसके सिर पर एक चोट का निशान था जो कि अपने आप भरने लगा। उसी वक्त उसे कुछ मेमोरीज के विजन आने लगे। साथ ही उसे किसी ने क्लाइन मोरेट्टी नाम से पुकार लिया, तो बंदा पैनिक होकर पीछे मुड़ता है। वहाँ पर उसके सामने एक मिरर था, और उसने जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखा उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मिरर में जो इंसान दिख रहा था उसका चेहरा तो बिल्कुल अलग है। यानी कि ये बॉडी इस बंदे की थी ही नहीं। अब सोचो, अचानक किसी और की बॉडी में जाग जाओ तो हमारे दिमाग का क्या हशर होगा। सो ये सब देखने के बाद उस बंदे को समझ आया कि वो तो किसी और ही दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 2 बंदों की लाशें दिखाई गई, जिनके नाम थे वेल्श और नाया। वेल, ये दोनों भी क्लाइन मोरेट्टी के क्लासमेट्स थे। वहाँ पर तहकीकात करने आए बंदों ने उस रूम की हालत देखकर ही समझ लिया कि इन लोगों ने तो सुसाइड किया है। उनका अंदाजा था कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया, या फिर किसी बियॉन्डर ने इन दोनों को सैक्रिफाइस किया होगा। ये लोग किसी इवल एंटिटी को अवेकन करना चाहते थे, मगर इस रिचुअल को पूरा होने से पहले ही ये लोग मारे गए। इधर क्लाइन मोरेट्टी को अपनी नई बॉडी की कुछ यादों से पता चला कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, और वो अपने भाई बेंसन और सिस्टर मेलिसा के साथ रहता था। वो आवा काउंटी की टिंजन सिटी का रहने वाला है, जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की लोएन किंगडम का हिस्सा थी। साथ ही उसे ये भी पता चला कि क्लाइन मोरेट्टी ने हाल ही में हिस्ट्री सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और वो एंशिएंट फेज़ैक और हर्मेस लैंग्वेज में माहिर है। यहाँ पर क्लाइन को एक डायरी मिली, जिसमें क्लाइन ने अपने दोस्तों का जिक्र किया था। उनका मानना था कि उन्हें कोई एंशिएंट किताब मिली है, और इस मिस्टीरियस किताब को लिखा था एंटीगोनस फैमिली ने। उस नोटबुक में ब्लैक एम्परर, ट्यूडर किंगडम और हार्नेसिस माउंटेन की कुछ जानकारी लिखी गई थी। वेल, क्लाइन ने देखा कि इस बॉडी के ओनर ने 21 तारीख से लेकर 26 तक सब कुछ लिखा है, मगर 27 तारीख का रिकॉर्ड मिसिंग था, और आखिर में उसने बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली लाइन मेंशन की। उसमें लिखा है, सब लोग मारे जाएंगे और मैं भी। इस तरह से उसे समझ आ गया कि क्लाइन ने खुदकुशी की थी, और इसी वजह से जाओ उसकी बॉडी में ट्रैप हो गया। उतने में ही क्लाइन की छोटी सी
सिस्टर मेलिसा वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसे देखते साथ ही क्लाइन ने अपनी गन को छुपा दिया। क्लाइन की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें एक टूटे फूटे घर में रहना पड़ता, जहाँ पर तो बाथरूम भी एक ही है। वहीं पर क्लाइन भी सोच में पड़ गया कि वो इस दुनिया में कैसे आया है। वो तो अपने घर पर काम करने में बिजी था और फिर उसे याद आया कि उसने लक एनहांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म किया था। और तभी क्लाइन की सिस्टर उसे बताने लगी कि आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ, तो मार्केट से कुछ ग्रोसरीज लेके आ जाना। मैं जानती हूँ कि तुम भी जॉब की तलाश करते करते थक गए होंगे, मगर बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्दी हमारे पास भी अच्छा सा घर होगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने भाई को मोटिवेट करके सीधे यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर क्लेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो अपनी इस नई फैमिली के साथ रह नहीं पाएगा, उसे कुछ भी करके अपनी दुनिया में वापस जाना ही पड़ेगा। तो उसने फैसला लिया कि अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए वो एक बार फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करेगा। तो उसने एक शॉप पर जाकर कुछ ब्रेड परचेस कर ली जो कि उसे रिचुअल में काम आएगी। और अब हमें टिंजन सिटी की बस्ती दिखाई गई। यहाँ पर ऐसा कोई मकान नहीं था जहाँ की छत डैमेज ना हो। इस सिटी को देखकर क्लाइन सोच में पड़ गया कि आखिर ये जगह कौन सी है, शायद ये हमारी दुनिया की पैरेलल यूनिवर्स होगी। उसने देखा कि यहाँ पर तो कार्ड्स का गेम भी खेला जा रहा, जिसे 100 सालों पहले इंटिस के एम्परर रोजेल गुस्ताव ने इजाद किया था। इतना ही नहीं, रोजेल ने तो टैरो कार्ड रीडिंग, स्टीम इंजन और साथ ही साथ सी बोट का भी इजाद किया था। तो क्लाइन को शक होने लगा कि शायद रोजेल गुस्ताव भी मेरे जैसी इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होके आए होंगे। और उतने में उसके सामने एक जोकर जैसे मेकअप किया हुआ बंदा पहुंच गया। उससे कह रहा था कि सर आज शाम 7 बजे हमारे यहाँ पर सर्कस का शो देखने जरूर आ जाना। वेल जोकर कौन है ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इधर क्लाइन ने भी नोटिस किया कि एक बंदा उसे काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक टेंट में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर एक डिविनेशन करने वाली बंदी मौजूद थी। यानी कि इस बंदी के पास फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी थी। वो कहती लड़के क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊं। वेल यहाँ पर जो बंदा क्लाइन को फॉलो कर रहा था उसका नाम है जेनकिंस। वो भी क्लाइन को फॉलो करते हुए उस टेंट में जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक सिक्योरिटी वाले बंदे पर, तो उसने तुरंत ही क्लाइन का पीछा करना बंद कर दिया। इधर वो फॉर्चून टेलर क्लाइन से कह रही थी कि तुम मेरे पहले कस्टमर हो, तो मैं फ्री में ही तुम्हारा कार्ड रीड करूंगी। और अब उसने 3 कार्ड्स क्लाइन के सामने शो किए जो कि उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शा रहे थे। तो क्लाइन ने तुरंत ही उसमें से एक कार्ड को पिक कर लिया जो कि उसके प्रेजेंट को दर्शा रहा था। वेल ये कार्ड है द फूल का। वेल द फूल ये कार्ड एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। और उतने में इस टेंट की असली मालकिन वहाँ पर पहुँच गई। यानी कि अभी अभी जो बंदी क्लाइन को उसका डेविनेशन बता रही थी वो एक फेक है। तो क्लाइन भी फटाफट से वहाँ से रवाना हो गया। वो इस दुनिया के किसी भी चक्रों में फंसना नहीं चाहता था। और फिर वो घर वापिस आते साथ ही उसने लक एनहांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये रिचुअल कंप्लीट होते साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। तो उसने अपनी परचेस की हुई ब्रेड्स पर टैलिस्मान लपेट कर उन्हें अपने कमरे के 4 कॉर्नर्स में प्लेस कर दिया। और अब वो कुछ मंत्रास को पढ़ते हुए रिचुअल को शुरू करता है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे पता चला कि रिचुअल ने तो काम ही नहीं किया। और उसी वक्त क्लाइन मोरेटी को काफी ज्यादा तकलीफ होकर वहीं पर पास आउट हो गया। इतना ही नहीं, वो अब सीधे एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच चुका था जिसे कहा जाता है द ग्रे फॉग। क्लाइन ने नोटिस किया कि स्पेस में रेड एंड ब्लू कलर के स्टार्स थे जिनके एक्सप्लोड होते साथ ही हम एक लड़की को देख पाते हैं। वो बंदी अपनी मिरर का इस्तेमाल करके मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर एक और शख्स समंदर में अपनी जहाज पर तैनात था। और फिर अचानक से ये दोनों बंदे ग्रे फॉग में टेलीपोर्ट हो गए। साथ ही उनकी नजर पड़ी क्लाइन पर, तो बंदी उससे पूछ रही थी कि सर आपने हमें समन क्यों किया और क्या इस डिवाइन रॉल्म के ओनर आप हो। अब इसका जवाब तो क्लाइन के पास भी नहीं था। वो भी यही सोचने लगा कि मैंने इन दोनों को समन कैसे किया और बिना श्राइन के डिवाइन रॉल्म कैसे हो सकती। यहाँ पर कोई ना कोई टेम्पल होना चाहिए था। तो उसके ऐसा सोचते साथ ही वहाँ पर अपने आप एक श्राइन क्रिएट हो गई, जो देखते साथ ही क्लाइन समझ गया था कि ये ग्रे फॉग उसके थॉट्स को पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यानी कि वो इस जगह को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। तो क्लाइन ने वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल और अपने लिए सिंहासन बना लिया। उतने में वो बंदा उससे पूछता है कि सर आपका क्या नाम है। तो क्लाइन सोच में पड़ गया कि मैं इन्हें अपना नाम क्या बताऊं, जाओ या फिर क्लाइन। और फिर काफी सोचने के बाद वो बड़ी स्टाइल के साथ अपना नाम बताता है द फूल। वेल क्लाइन ने उस टैरो कार्ड का नाम चूज किया था जो कि एक नई शुरुआत को दर्शाता है। तभी वो लड़की उससे पूछ रही थी कि सर क्या हम यहाँ से वापस जा पाएंगे, जिस पर क्लाइन कह रहा था हाँ बिल्कुल, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन उस बंदी को तो ये ग्रे फॉग वाली जगह काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। वो क्लाइन से कह रही थी कि मिस्टर फूल मुझे एक बियॉन्ड
बियॉन्डर बनना है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं एक बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ। मगर क्लाइंट ने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना था, इसलिए वो कहने लगा कि जेंटलमैन तुम्हें इसका जवाब दे सकते हैं। इधर वो बंदा सोच रहा था कि शायद ये लड़की लो एंड नोबल फैमिली से बिलोंग करती होगी और मैं ठहरा एक सोनिया सी में रहने वाला, यानी कि हमारे बीच में कई मीलों का फासला था। मगर फिर भी द फूल ने हमें यहाँ पर समन किया। आखिर ये बंदा है कौन? जिसके बाद उस बंदी से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम लो एंड से बिलोंग करती हो, तो एक बियॉन्डर बनने के लिए तुम एवरनाइट गॉडेस का चर्च, लॉर्ड ऑफ स्टोम या फिर किसी और चर्च को ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, हर एक बंदा बियॉन्डर नहीं बन सकता और बियॉन्डर वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उनका काम है अंधेरों में छुपे हुए खतरों का सामना करना। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि मैं किसी चर्च को ज्वाइन करना नहीं चाहती, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना फ्रीडम खो दूंगी। तो क्या बियॉन्डर बनने का कोई और तरीका नहीं है? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मेरे पास 2 पोशंस हैं, शायद उसमें से एक को सिलेक्ट करके तुम एक सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बन जाओगी। तुम्हारे सामने टोटल 22 पाथवेज होंगे, तो तुम्हें उसमें से किसी एक को चुनना होगा। साथ ही सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बनने के बाद वहाँ से आगे कैसे ग्रो करना है ये तुम पर निर्भर करेगा। जो सुनते साथ ही क्लाइंट समझ गया था कि शायद ये सीक्वेंस किसी तरह की लेवल होगी, जिसके बारे में फिलहाल तो मुझे कोई आइडिया नहीं। उतने में वो बंदी क्लाइंट से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम ऐसी मीटिंग्स कभी कभार रख सकते हैं, जिसके लिए क्लाइंट भी राजी हो गया। उसे कुछ भी करके इस मिस्टीरियस दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, ताकि वो जैसे तैसे अपनी असली दुनिया में वापस लौट पाए। तो क्लाइंट ने भी फैसला लिया कि ये लोग हर मंडे दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। वो लड़की कह रही थी कि सर ने तो टैरो कार्ड जैसे अपना नाम द फूल बताया, तो हमने भी अपना कोई कोड नेम रख लेना चाहिए। वैसे तो इस बंदी का असली नाम था ऑड्री, लेकिन उसने अपना कोड नेम रखा जस्टिस। वेल, इस बंदे का नाम था विल्सन, मगर उसने भी अपना कोड नेम रखा द हैंगमैन। और इसी तरह से इनकी एक टैरो कार्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश हो गई। उतने में क्लाइंट को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि असली दुनिया में कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो द फूल ने तुरंत ही ये मीटिंग बर्खास्त कर दी, जिससे ऑड्री और विल्सन ग्रे फॉक्स से उनकी असली दुनिया में वापस चले गए। वहीं पर क्लाइंट को भी होश आ चुका था। उसने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब मिला हम पुलिस से हैं। अब ये सुनते साथ ही क्लाइंट तो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो फटाफट से जाकर पहले तो अपनी डायरी और गन को छुपा देता है और फिर उसने डोर को ओपन किया। वेल, जो बंदा उसके सामने था उसे देख क्लाइंट थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि अरे वो तो तुम ही हो ना जो मुझे मार्केट में स्टॉक कर रहे थे। वेल, इस बंदे का नाम था लियोनार्ड मिचेल और ये आउवा पुलिस टीम का मेंबर था। वो कहता है कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा था। तब तक वहाँ पर लियोनार्ड का सीनियर डन स्मिथ पहुंच जाता है। उन्होंने क्लाइंट को बताया कि तुम्हारे दोस्त वेल्श और नाया ने खुदकुशी की है। और इसी दरमियान लियोनार्ड क्लाइंट ने छुपाई हुई डायरी भी ढूंढ लेता है। वो कह रहा था कि इसमें तुमने काफी सारी अजीब बातें लिखी हैं। तुमने इसमें लिखा कि सब मरेंगे और मैं भी, तो बताओ इसका क्या मतलब है। तो क्लाइंट उनसे कहता है कि अगर सच बताओ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं तो अपनी डायरी को पढ़ के ही गेस कर रहा हूँ कि इन कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ था। साथ ही क्लाइंट बताता है कि कल रात ही मैंने खुद पर शूट किया था, मगर मैं उसमें फेल हो गया और तभी से मेरी कुछ मेमोरीज वैनिश होना शुरू हो गई। तो डन स्मिथ ने भी उसे अश्योरिटी दी कि उसे क्लाइंट की बातों पर पूरा यकीन है और अब वो दोनों उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी मेमोरीज को वापस ला पाएंगे, बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्लाइंट को डर था कि ये लोग उसके ट्रांसमिग्रेट होने का पता लगा सकते हैं, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आते साथ ही सही मौका देखकर वहाँ से भागने लगा। मगर तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। उसके सामने के रास्ते अपने आप ब्लॉक हो रहे थे, साथ ही साथ वहाँ मौजूद चीजें भी हवा में फ्लोट करने लगी। तो क्लाइंट समझ जाता है कि जरूर से यहाँ पर कोई बियॉन्डर होगा और उतने में उसे अपने सामने एक घोड़ा गाड़ी नजर आई, तो तुरंत ही उसमें जाकर बैठ जाता है। वो उस कैरेज ड्राइवर से कहने लगा कि मुझे पोर्ट की तरफ लेके चलो, लेकिन थोड़ी देर में जब उसे फील हुआ कि वो अब सेफ है तो उस ड्राइवर से कहने लगा कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मगर वो बंदा तो उसकी एक नहीं सुनता। जो देख क्लाइंट भी पैनिक होकर उससे पूछ रहा था कि बताओ आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर उस बंदे ने जवाब दिया कि हम वेल्श के घर जा रहे। वाले बंदा कोई और नहीं बल्कि डन स्मिथ था। और फिर अचानक से क्लाइंट की आँख खुल गई। उसने देखा कि वो तो कोई सपना देख रहा था और तभी उसे अपने सामने डन स्मिथ नजर आया, जो कि असल में एक नाइट हॉक है। वो क्लाइंट को बता रहा था कि रात के समय हम नाइट वॉक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उतने में ही वो रूम अचानक से ब्रेक होने लगा। साथ ही वहाँ पर एक लेडी पहुँच गई थी। वो क्लाइंट का मुंह दबाते हुए कहने लगी कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। साथ ही डन स्मिथ उसे बता रहा था कि लड़की बस तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रही है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसे तो जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों में दिलचस्पी है
और अब हमें दिखाई जाती है क्लाइन की माइंड स्पेस, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था। साथ ही वो बंदी भी उसकी माइंड स्पेस में पहुंच चुकी। वेल यहाँ पर वो क्लाइन की मेमोरीज को चेक करने लगी, मगर वहाँ पर ग्रे फॉग होने की वजह से वो क्लाइन के पेरेंट्स को देख नहीं पाती। उसे होल्ड करते हुए पूछने लगी कि बताओ क्लाइन, एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक कहाँ पर है? 27 को वेल्श के घर पर क्या हुआ था? तो वो कहता है कि वेल्श और नाया के साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि बताओ उस रात तुम क्या कर रहे थे? तो क्लाइन के हाथ में तुरंत ही एक गन पहुंच गई और फिर क्लाइन ने खुद को शूट कर दिया। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो मिस्टीरियस बंदी डन स्मिथ को कुछ बता रही है। वो कह रही थी कि मैंने क्लाइन की मेमोरीज को चेक किया, उसने वाकई खुद को शूट किया था, मगर उसकी मेमोरीज से मुझे एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक का कोई क्लू नहीं मिला। इनफैक्ट 27 की सारी मेमोरीज पूरी तरह से लॉस्ट हैं। जैसा कि मुझे वेल्श और नाया की सोल से भी कुछ नहीं मिला, वैसे ही क्लाइन का माइंड भी पूरी तरह से खाली था। वेल इस बंदी का नाम है डेली साइमन और ये गॉडेस ऑफ द नाइट की पाथवेज को फॉलो करने वाली नाइट वॉचर थी। और डन स्मिथ को बताती है कि इन तीनों के साथ क्या हुआ था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, जरूर से ये किसी बहुत ही भयानक रहस्यमयी शक्ति का काम होगा। तो डन स्मिथ क्लाइन को आगाह करता है कि एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बाद ही कई सारी रहस्यमयी चीजें होने लगी, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब हम दिन रात तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर बन जाओ। सो अगले ही दिन क्लाइन डन स्मिथ ने बताए हुए लोकेशन हाउंड क्लब की तरफ रवाना हो गया। उसे राइट नाम के बंदे से मिलना था जो कि हाउंड क्लब का बारटेंडर है। दरअसल क्लाइन को लग रहा था कि नाइट हॉक्स को ज्वाइन करने के बाद वो इस दुनिया की मिस्टिकल पावर्स और कई सारे रहस्यों के बारे में जान पाएगा और शायद यही से उसे अपनी दुनिया में वापस जाने की कड़ी मिलेगी। और अब वो सीधे हाउंड क्लब के राइट से मिलने चला गया। उसे बताता है कि डन स्मिथ ने मुझे यहाँ भेजा था। जो सुनते साथ ही राइट ने उसे एक एलिवेटर के जरिए नाइट हॉक के सीक्रेट ऑफिस में पहुंचा दिया, जहाँ की रिसेप्शनिस्ट रोज़ैन उसे लेकर अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ रवाना हो गई। और बस थोड़ी देर में उसने क्लाइन को डन स्मिथ के ऑफिस के बाहर पहुंचा दिया था। वेल ये बंदा स्लीपलेस पाथवे की सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था। क्लाइन उससे कहने लगा कि सर मुझे तो लगा था कि हम ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करेंगे। तो डन स्मिथ उसे बताता है कि हम सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, जबकि असल में तो हम एवरनाइट गॉडेस के चर्च से बिलोंग करते। हम सीक्रेटली काम करके इस दुनिया को रहस्यमय खतरों से बचाते आ रहे। अरे अब तुम भी हमारे साथी हो। जो सुनकर क्लाइन भी काफी ज्यादा खुश हो गया। डन स्मिथ उसे बताता है कि हर एक बियॉन्डर का सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं वो खुद पर का कंट्रोल खो न दे, इसलिए एक बियॉन्डर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता। और फिर वो क्लाइन के हाथ में कैंडल देकर उसे एक मेमोरियल हॉल में ले जाता है, जहाँ पर कई सारे नाइट हॉक्स की मेमोरियल टैबलेट्स थी। एक जमाने में ये सभी लोग बहुत ही टैलेंटेड नाइट हॉक्स हुआ करते थे, मगर दुर्भाग्य से वो किसी न किसी इंसिडेंट में मारे गए। हालांकि एवरनाइट चर्च ने उन्हें हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखा। तो क्लाइन ने भी वहाँ पर कैंडल जलाकर उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट पेश की। उतने में ही डन स्मिथ उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें क्रिएशन का मिथ पता है? तो क्लाइन जवाब देते हुए बताने लगा कि क्रिएटर के औस से अवेकन हुआ था। उसने सबसे पहले रोशनी बनाई और उसी से दुनिया क्रिएट हुई। उसकी एक आंख सन बनी तो दूसरी चांद बन गई। ये कहानी तो हम सबको पता है। जिस पर डन स्मिथ कहता है कि उसी क्रिएटर की बॉडी से न जाने कितने ही सारे मिस्टिकल क्रीचर्स भी क्रिएट हुए, तो हम लोग उन्हीं अलग अलग क्रीचर्स का यूज करके पोशंस बनाते आ रहे और इन्हीं पोशन से हम डिफरेंट पाथवेज की एबिलिटीज को गेन कर सकते। अब पाथवेज का जिक्र सुनते ही क्लेन को उस बंदे की याद आ गई जिससे ग्रे फॉग में उसकी मुलाकात हुई थी। वो सोचता है कि हाँ उस बंदे ने भी टोटल 22 पाथवेज का जिक्र किया था। तभी डन उसे बताने लगा कि हमारे एवरनाइट गॉडेस चर्च के पास शुरुआत के 4 पाथवेज का नॉलेज है, जिसमें से एक है स्लीपलेस, दूसरा है कॉप्स कलेक्टर, तीसरा है मिस्ट्री प्रायर और सबसे आखिर में आता है डिवाइनर्स। सो इनमें से मिस्ट्री प्रायर्स और डिवाइनर्स पाथवेज को फॉलो करने वाले लोगों को मिस्टिकल नॉलेज का फायदा मिलता, मगर इनका एक नुकसान भी है, ये लोग कॉम्बैट मेथड्स में कम पड़ जाते। अगर बात स्पेशली डिवाइनर पाथवे की जाए तो इसका हमारे पास बस सीक्वेंस 9 है। आगे की सीक्वेंस कैसे हासिल करने इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। तो अब तुम्हें इन चारों पाथवेज में से किसी एक को चुनना होगा और इस चुनाव के काम में हमारे चर्च का अल्केमिस्ट ओल्ड नील तुम्हारी मदद करेगा। तो क्लाइन ओल्ड नील से मिलने के लिए रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे बस मिस्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो स्लीपलेस और कॉप्स कलेक्टर के पास ये एबिलिटी नहीं होती, इसलिए मैं इन पाथवेज को सिलेक्ट नहीं करने वाला। मुझे तो बस मिस्ट्री प्रायर या फिर डिवाइनर इनमें से किसी एक को चुनना होगा। और अब ओल्ड नील की अल्केमी रूम में पहुंच गया, जिनका अभी एक एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। ओल्ड नील क्लाइन को वहाँ देखकर कहने लगी कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। डन स्मिथ
स्मिथ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। देखो, पाथवेज चूज करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन सबसे पहला तुम मेरी मदद करो। चलो जल्दी से वहाँ रखी बुक्स को सेटअप कर दो। जब क्लाइन ये सब कर रहा था तब ओल्डनील उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। वो कहने लगे कि डन स्मिथ ने मुझे बताया था कि तुम एंशिएंट फेज़ैक और हर्मिस लैंग्वेज को पढ़ने में माहिर हो। जिस पर क्लाइन कहने लगा कि हाँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक लंबे अरसे पहले उनकी स्टडी की थी। जिस पर ओल्डनील कहने लगा कि तुम अब दोबारा से उन लैंग्वेजेस पर फोकस करो, तभी तो आगे चलकर तुम एम्परर रोजेल के नोट्स को पढ़ने में मेरी मदद कर पाओगे। उनकी नोट्स काफी लंबे अरसे पहले ही लॉस्ट हो गई थी, मगर बड़ी मुश्किल से मैं इन 3 नोट्स को कलेक्ट कर पाया। 150 सालों में न जाने कितने लोगों ने इन नोट्स को पढ़ने की कोशिश की, मगर किसी को भी ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। अब क्लाइन ने तो उन नोट्स को देखते साथ ही पहचान लिया कि ये तो नॉर्मल चाइनीज लैंग्वेज है। उन नोट्स में एम्परर रोजेल ने लिखा था कि एक बंदा स्टोम में ट्रैप होकर अंधेरों की गहराइयों में गुम हो गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात इस एरा के हीरो यानी कि मुझसे हो गई। साथ ही साथ रोजेल ने उसमें लिखा था कि बियॉन्डर बनने के लिए पोशंस में मास्टरी करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि उस पोशन को डाइजेस्ट करना और उस पोशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तभी जाकर तुम एक पावरफुल बियॉन्डर बन सकते हो। अब क्लाइन तो उन नोट्स में पूरी तरह से खो गया था, लेकिन तभी ओल्डनील ने उसे आवाज लगाई। वो कह रही थी, बच्चे, आज तक तो मैं भी नोट्स का मतलब समझ नहीं पाया और मुझे नहीं लगता कि तुम भी इसमें कुछ खास कर पाओगे। जिसके बाद वो एम्परर रोजेल के नोट्स को वापस रख देते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि क्लाइन उन नोट्स को पढ़ पाया था। तभी क्लाइन कहता है, सीनियर, मैंने अपना पाथवे चुन लिया है, मैं एक डिवाइनर बनूंगा। जिस पर ओल्डनील बताते हैं कि बस एक बात याद रखो, एक बार तुम किसी पाथवे को चुनकर उसका पोषण कंज्यूम करोगे, उसके बाद तुम किसी और पाथवे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें जिंदगी भर उसी पाथवे पर स्टिक रहना होगा, यानी कि तुम्हारे पास डिसीजन लेने का यही सबसे पहला और आखिरी मौका है। तो क्लाइन ने उन्हें बताया कि उसने डिवाइनर बनने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब नील भी उसके लिए एक पोशन बनाना शुरू कर चुके, जिसमें कई सारे मिस्टिकल क्रीचर्स का एसेंस था। तो फाइनली क्लाइन ने उस पोशन को कंज्यूम कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही उसकी बॉडी में काफी तेजी से बदलाव होने लगे। ओल्डनील उसे कंसंट्रेट करने के लिए बता रहे थे। वो कहते हैं कि इस दुनिया की किसी ऐसी चीज पर फोकस करो जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कॉमन है। तो क्लाइन ने विजन में एक हैट को देख लिया। तभी ओल्डनील कहते, चलो अब किसी ऐसी चीज को देखो जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्लाइन ने फोकस करना शुरू कर दिया। उसके सोचने की वजह से उस पूरी जगह पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, जो देखकर ओल्डनील भी पैनिक हो गए। वो क्लाइन से कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को कंट्रोल करना होगा, कुछ ऐसा सोचो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्लाइन अपनी असली दुनिया की चीजों को इमेजिन करने लगता है, जिसमें था मिसाइल, फ्लाइट्स और एस्ट्रोनॉट। वेल, ये वो चीजें थी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फाइनली क्लाइन ने अपनी आंखें खोल दी। क्लाइन मोरेटी अब डिवाइनर पाथ के सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर बन चुका था। ओल्डनील बताते हैं कि पोशन पीने के बाद तुम्हें काफी देर तक चीजें क्लियरली नजर नहीं आएगी। जब लियोनार्ड ने पोशन कंज्यूम किया था तब तो बेचारा सीढ़ियों से सीधे नीचे गिर गया। खैर, पोशन पीने के बाद तुम अपनी स्पिरिचुअल विजन का यूज कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें अपने माथे पर 2 बार टैप करना होगा, इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल विजन एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट हो सकता है। खैर, आज के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी हो जाएगी। साथ ही साथ ओल्डनील ने क्लाइन को एक गन और डीमन हंटिंग बुलेट भी इशू कर दी। तो अब क्लाइन वहाँ से सीधे डन स्मिथ से मिलने चला गया। डन स्मिथ कह रहा था कि फिलहाल तुम सिविलियन ड्यूटीज करोगे और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें ऑफिशियल टीम में ज्वाइन करवा दूंगा। और अगर तुम्हारी सैलरी की बात की जाए तो पर वीक तुम्हें 3 पाउंड्स की सैलरी मिलेगी। तो इसमें मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने की सैलरी एडवांस में ही दे दी है। जो देखकर ही क्लाइन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बड़े भाई बेंसन की मंथली सैलरी पेमेंट 5 पाउंड थी। तो क्लाइन उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है, यानी कि अब वो पुअर क्लास से सीधे मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर क्लाइन ने खुद के लिए एक छड़ी भी परचेस कर ली थी, जिसके बाद वो लियोनार्ड के साथ अपने पहले मिशन पर रवाना हो गया। लियोनार्ड उसे बता रहा था कि एलियट नाम का एक छोटा सा बच्चा किडनैप हुआ है, तो हमें बस उसे ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ये लो, ये है एलियट के कपड़े, अब इनकी मदद से तुम उसका लोकेशन ट्रेस कर पाओगे। तो चलो मेरे डिवाइनर, अब जल्दी से अपने जलवे दिखाओ। इसलिए क्लाइन ने उन कपड़ों पर अपनी स्टिक रख के स्पिरिट विजन को एक्टिवेट कर लिया, जिससे एक अनजान शक्ति उस एलियट की ट्रेसेस दिखाने लगती है। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए ये लोग एलियट के लोकेशन की तरफ निकल पड़े। उसकी स्टिक ने ये काम काफी आराम से कर दिखाया था। अब ये लोग एक मेंशन के सामने पहुंच चुके थे। तो उसमें एंटर करते साथ ही क्लाइन बताता है कि इस रूम में 2 किडनैपर्स और उनका होस्टेज है, इसलिए लियोनार्ड ने बड़ी स्टाइल के साथ वहाँ का दरवाजा ब्लो
लो कर दिया। उन लोगों से कह रहा था कि पता नहीं तुम किडनैपर्स क्यों बने हो। और अब उन दोनों बंदों की तगड़ी धुलाई शुरू कर देता है। उन दोनों को घायल करने में लियोनार्ड को जरा भी वक्त नहीं लगा था, मगर उतने में वो लोग दोबारा से उठ गए और इस बार उनकी बॉडी आपस में मर्ज होकर वो लोग एक डीमन में बदल चुके थे। यहाँ पर वो डीमन लियोनार्ड पर हमला करने की कई सारी कोशिशें कर रहा था, मगर लियोनार्ड उसके हर एक अटैक को डॉज करके उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। जो देखो डीमन तुरंत ही वहाँ से भाग निकला तो क्लाइन उसे अपनी छड़ी की पावर्स का यूज करते हुए ढूंढने लगा, मगर तभी अचानक से वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। हालांकि क्लाइन ने भी उस पर एक बुलेट शूट कर दी तो डीमन तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। और अब यहाँ पर हमें लियोनार्ड की पावर दिखाई जाती है, जिसने अपने रोजेस के खूबसूरत से गार्डन में उस डीमन को ट्रैप करके सुला दिया। फिर लियोनार्ड की इस कमाल की एबिलिटी को मिडनाइट पोएट कहा जाता था। और उसी वक्त क्लाइन को कुछ विजन्स आने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। और अब एलियट को उसके घर तक पहुँचाने के बाद ये लोग उस डीमन की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता चला कि इन दो किडनैपर्स ने पोशन को कंज्यूम किया था, मगर वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी वजह से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए। तो क्लाइन इस इंसिडेंट से समझ गया था कि पोशन को डाइजेस्ट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही लियोनार्ड भी उसे हाई फाई देते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा मजा आया। तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर रहा। जो सुनते साथ ही क्लाइन तुरंत ही उससे पीछा छुड़ा लेता है। उसे लग रहा था कि शायद लियोनार्ड उसे पसंद कर रहा है, मगर यहाँ पर बात तो कुछ और थी। लियोनार्ड अपने शैडोज से कह रहा था कि क्लाइन ने यहाँ पर कुछ तो नोटिस किया, बस वो ये बात मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता। इधर क्लाइन अपनी जॉब की गुड न्यूज मेलिसा को देने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर जैसे उसने अपने घर का दरवाजा ओपन किया वो देखता है कि वो तो उसी बिल्डिंग में पहुंच चुका जहाँ पर वो दो किडनैपर्स थे। ये सब देखकर ही क्लाइन के तो पसीने छूट गए। उसे वहाँ के एक रूम में एक डायरी नजर आती है, जिसके आखिर में लिखा था कि सब लोग मारे जाएंगे और उनके साथ मैं भी। लेकिन तभी उसकी आँख खुल गई। उसने जो ये सपना देखा था उससे क्लाइन को इतना तो समझ आ गया कि नाइटहॉक्स जिस एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को ढूंढ रहे थे उसका क्लू उन्हें इसी घर से मिलेगा। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर क्लाइन का भाई बेंसन अपने नए घर में पहुंच चुका था। क्लाइन ने अपनी पहली सैलरी पर नया घर लिया था, जिससे उसके सिबलिंग्स काफी ज्यादा खुश हो गए। इतना ही नहीं, बेंसन ने उसके लिए काफी बेहतरीन सूट भी परचेस कर लिया। क्लाइन को भी इन दोनों के साथ अपनी असली फैमिली का एहसास हो रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी ऑफिस दिखाया गया, जहाँ पर डन स्मिथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे की मेमोरीज को चेक कर रहा था और उसे पता चला कि इसी बंदे ने एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक मार्केट में सेल किया है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जेनकिंस था, जिसने कुछ दिनों पहले क्लाइन को मार्केट में फॉलो किया था। उसकी गर्दन पर उन्हें एक मार्क भी नजर आया, जिसे देखते साथ ही ये लोग समझ गए कि जेनकिंस सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता था। लियोनार्ड कहता है कि शायद ये बंदा उसी नोटबुक की वजह से ही क्लाइन को फॉलो कर रहा था, यानी कि सीक्रेट ऑर्डर भी उस नोटबुक को हासिल करना चाहती। ये तो बस शुरुआत है, सीक्रेट ऑर्डर अपने और भी कुछ लोग भेजने वाला है। जिस पर डन स्मिथ कह रहा था कि हमें कुछ भी करके सीक्रेट ऑर्डर से पहले उस बुक को ढूंढना होगा। अगर एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक उनके हाथ लग गई तो तबाही मचेगी। और उतने में एक बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो डन स्मिथ को बता रहा था कि क्लाइन को नोटबुक का क्लू मिल चुका है और अब हमें उन्हीं किडनैपर्स के घर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ के कमरे में इन्हें एक सड़ी हुई लाश मिल गई। क्लाइन अपने सीनियर्स को बता रहा था कि शायद यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो नोटबुक यही कहीं होनी चाहिए, मगर वहाँ पर उन्हें कोई नोटबुक नहीं मिलती। हालांकि उन्हें ये पता चला कि इस मरी हुई लेडी का बेटा रे बीबर काफी दिनों से मिसिंग है। तो लियोनार्ड कहने लगा कि शायद उसी के पास एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक होगा, तो हमने रे बीबर को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो क्लाइन को रे बीबर की फोटो दे देता है। तो क्लाइन ने अपनी छड़ी से रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मगर वो स्टिक तो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्लाइन पर ही अटैक करने वाली थी। हालांकि डन स्मिथ ने समय रहते उसे रोक लिया। वो बताता है कि कोई बहुत ही भयानक शक्ति इस रिचुअल को कंप्लीट होने से रोक रही है। मेरे ख्याल से हमने फिलहाल के लिए रुक जाना चाहिए। मैं जल्दी से होली कैथेड्रल को इसकी रिपोर्ट करूंगा, ताकि हम किसी दूसरे तरीके से रे बीबर को ढूंढ सके। अब अगले दिन ये लोग चाइनीज गेट के सामने पहुंच गए, जहाँ पर डन स्मिथ ने देखा कि क्लाइन थोड़ा सा नर्वस है, तो वो उसके नए कोट की तारीफें करके उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने लगा। साथ ही डन स्मिथ ने उसे टोपैज पेंडुलम भी दे दिया। इसका यूज करके क्लाइन की पावर्स इंप्रूव हो जाएगी और वो स्पिरिट्स के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर पाएगा। डन स्मिथ उसे बताता है कि रे बीबर को पकड़ने में ये तुम्हारे काम आएगा। साथ ही होली कैथेड्रल ने हमें ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने की परमिशन दी है, तो कुछ लोग वो आर्टिफैक्ट लेकर यहाँ आते ही होंगे। साथ ही डन स्मिथ ने उसे ये भी बता दिया कि ग्रेड 2 का मतलब
मतलब है खतरनाक। ऐसे आर्टिफैक्ट को हमेशा सील्ड रखा जाता और इनका यूज तभी कर सकते जब हमें कोई खतरनाक मिशन को पूरा करना हो। उतने में ही वहाँ पर 3 बियॉन्डर उस आर्टिफैक्ट को लेकर पहुँच गए। वेल इनमें से एक है हार्सन जो कि 7वें सीक्वेंस पर था, बॉर्जिया था सीक्वेंस 8 पर और इनके साथ डेली नाम की बंदी भी थी जो कि सीक्वेंस 7 पर। वेल ये सभी लोग बैकलैंड नाइट हॉक ब्रांच से बिलोंग करते हैं और ये डेली वही बंदी है जिसने पहले भी एक बार क्लाइन के माइंड में झांकने की कोशिश की थी। उतने में ही डन स्मिथ की नजर पड़ी उस स्पेशल आर्टिफैक्ट पर। वेल इसे 2049 के नाम से जाना जाता था, जिसे देखते साथ ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया। इसलिए वो हर्मिस से कहने लगा कि मैं जानता हूँ इस मिशन में एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक का मामला है, लेकिन क्या हमें इतनी बड़ी रिस्क उठानी चाहिए? आफ्टर ऑल 2049 काफी ज्यादा भयानक आर्टिफैक्ट है, जिस पर हर्मिस कहने लगा कि इस मिशन के लिए 2049 का यूज करना ही सही रहेगा, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट भी एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। तो इसकी मदद से हम आसानी से उस नोटबुक को ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद उस सभी को बताने लगा कि मेरी इस मूवमेंट को फॉलो करो, तभी जाकर तुम इस आर्टिफैक्ट से सेफ रह पाओगे। और फिर ये सभी लोग बड़े ही फनी तरीके से अपने हाथों को अप एंड डाउन करने लगे, जो देख क्लाइन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है कि यार ये लोग ऐसी हरकतें करके सेफ कैसे रह सकते, मैं तो स्कूल में ऐसे ही पीटी करता था। जिसके बाद वो भी अपने हाथों को अप एंड डाउन करने लगा। तब तक वो बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है और उसमें से एक जोकर बाहर आ गया। वेल क्लाइन को तो ये काफी ज्यादा क्यूट लगा था, मगर उतने में वो जोकर उन्हें अपना डिमोनिक फेस शो कर देता है, जो देखते साथ ही क्लाइन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही उसने नोटिस किया कि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा और तब तक उस जोकर ने अपना मैजिकल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए इसे चोक करना शुरू कर दिया। वहीं पर क्लाइन तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि मानो उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई और उतने में लियोनार्ड उसकी पीठ पर टैप करते हुए उसे जोकर के चुंगल से आजाद कर देता है। यानी कि अगर ये जोकर किसी को फ्रीज करे तो दूसरा बंदा आकर उसे आजाद कर सकता है। वैसे तो उस रूम में कई सारे लोग थे, मगर वो जोकर सिर्फ क्लाइन को ही फॉलो करने लगा। जो देख डेली कह रही थी कि शायद क्लाइन इसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, मगर डन स्मिथ का मानना था कि क्लाइन एंटीगोनस फैमिली के करीब था और ये आर्टिफैक्ट भी उसी फैमिली ने बनाया है, तो इसी वजह से क्लाइन को फॉलो कर रहा। वहीं पर हर्मिस बता रहा था कि ये जोकर 5 मीटर के घेरे में किसी भी 2 इंसानों को अपने पपेट्स में तब्दील कर सकता है। एक बार कोई बंदा इसके स्पेल में ट्रैप हो गया तो उसकी बॉडी ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएगी और इसी वजह से हम ये एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फ्रीज भी हो गए तो हमारे साथियों को पता चलेगा और फिर वो हमें स्लैप करके इस जोकर की चुंगल से आजाद कर सकते हैं। इधर वो जोकर तो बस क्लाइन के ही पीछे जाने लगा, तो क्लाइन ने फटाफट से अपना कोट उतार दिया। दरअसल ये कोट रे बीबर से बिलोंग करता था और इसी वजह से वो जोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही डिसेंडेंट था। अब जैसी ये बात कंफर्म हो गई, इन लोगों ने तुरंत ही उस आर्टिफैक्ट को बॉक्स में बंद कर दिया और अब ये लोग रे बीबर की तलाश में निकल पड़े। साथ ही वो अपने हाथों की भी मूवमेंट कर रहे थे ताकि गलती से भी वो जोकर का पपेट न बन जाए। और अब हम देख पाते हैं रे बीबर को, जो कि एक रिचुअल के जरिए एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक का इस्तेमाल कर किसी एंटिटी को समन करना चाहता था, मगर अचानक से वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। साथ ही साथ उसने वो नोटबुक अपने पेट में एब्सॉर्ब कर ली थी। वहीं पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने जोकर जैसा मेकअप किया है ताकि वो अपनी असली पहचान को छुपा पाए। वो कहने लगा कि मुझे तो यहाँ आने में देरी हो गई, नोटबुक तो ऑलरेडी एब्सॉर्ब हो चुकी। और तभी उसे किसी की आहट हो गई। वो समझ गया था कि कोई यहाँ पर आने वाला है। वेल इस बंदे के हाथ पर भी हम एक मार्क देख पाते हैं, जिससे साबित हो गया कि ये बंदा भी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता था। वो कहने लगा कि चलो इन लोगों ने सही वक्त पर एंट्री मारी, अब तो मैं जरूर से इस नोटबुक को हासिल करूंगा। इधर क्लाइन भी अपने साथियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच गया। वहाँ पर वो डन स्मिथ ने दिया हुआ टोपाज पेंडुलम का यूज करने लगा। वो कहता है कि इस वेयर हाउस में तो काफी बड़ा खतरा महसूस हो रहा और उतने में उस वेयर हाउस का डोर ओपन होकर उसमें से इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। इनकी कैरेजेस तो ये सब देखकर ही वहाँ से भाग निकली और अब वहाँ की जमीन शेक होते हुए उस इवल ऑरा को चीर कर रे बीबर उनके सामने पहुँच गया। सबसे पहले तो उसकी नजर पड़ी 2049 आर्टिफैक्ट पर, तो उसी की तरफ भागने लगा, लेकिन ये लोग उस पर अपनी डीमन हंटिंग बुलेट का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लगे। हालांकि ये बात तो और थी कि उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। तो डन स्मिथ और लियोनार्ड ने मिलकर अपनी स्लम्बर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसे ट्रैप करने की कोशिश की। हालांकि डन स्मिथ की स्लम्बर मेथड और लियोनार्ड की मिडनाइट पोएट उस पर कोई असर नहीं दिखा रही थी। वेल उन्हें पता चल गया कि इस बंदे की सोल डेड होने की वजह से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो डन स्मिथ उसे अपनी पावर्स की मदद से सप्रेस करते हुए डेली को बताने लगा कि जल्दी से इसके वीकनेस पर हमला करो। जो सुनते साथ
ही डेली ने अपनी स्पेशल एबिलिटी आई ऑफ डेथ को एक्टिवेट करते हुए उसे अपनी पावर्स में जकड़ लिया। वहीं पर डन स्मिथ बताने लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी डेड सोल नहीं हो सकती, जरूर से नोटबुक इसे कंट्रोल कर रहा है। और उतने में डेली उसे बताती है कि मुझे इसकी वीकनेस मिल गई, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बस इसे 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो। जो सुनते साथ ही डन स्मिथ नेट ऑफ ड्रीम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें वो मॉन्स्टर बुरी तरह से जकड़ा गया था और डन स्मिथ के जाल से आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहा था। और उतने में ही क्लाइन को उस मॉन्स्टर के पेट में एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक नजर आया। दरअसल वो बुक रे बीबर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने रे की बॉडी से कई सारे स्पाइक्स अनलिश कर दिए, जिसमें लियोनार्ड और डन स्मिथ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इधर हर्मिस और उसका पार्टनर भी इन स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, लेकिन तभी 2049 आर्टिफैक्ट का बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो मॉन्स्टर अकेला ही इन सब पर भारी पड़ गया था। इनफैक्ट उसके चीखने की वजह से इन सभी को तकलीफ होने लगी और उसी वक्त क्लाइन ने नाइट स्लम्बर टेक्निक का यूज किया। उसने रिलीज किए हुए 2 कार्ड्स उस मॉन्स्टर के सिर पर रिवॉल्व होने लगे और उतने में ही डेली ने नेदर हैंड एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को एक्सप्लोड कर दिया। हालांकि इस कोशिश में डेली भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, तो डन स्मिथ ने तुरंत ही उसे हीलिंग पोशन पिला दिया। वहीं पर क्लाइन को ईवल विस्परिंग की आवाजें आने लगी, तो तुरंत ही जाकर उस नोटबुक को उठा लेता है और उसी वक्त वो जोकर क्लाइन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तो ये लोग भी उसे रोकने के लिए उस पर बुलेट शूट करने लगे। हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा शातिर था, उसने तो इल्यूजन्स का यूज करते हुए इन सभी को चकमा दे दिया। उसे देखते साथ ही क्लाइन को याद आया कि अरे ये तो वही बंदा है जिसने मार्केट में मुझसे बात की थी। वेल ये बंदा डिवाइनर पाथवे के सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था, यानी कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। इनफैक्ट वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ जाता है। वहीं पर क्लाइन उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद सोच रहा था कि बंदा तो अटैक होने से पहले ही उन्हें गेस कर पा रहा, तो क्यों ना मैं अपने अटैक को जानबूझकर मिस कर दूं। इसलिए क्लाइन ने उससे थोड़ी ही दूरी पर शूट किया और वो जोकर उसके जाल में फंस जाता है। तब तक लियोनार्ड अपनी रोज पेटल स्प्रेड करते हुए उसे ट्रैप करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बंदा काफी ज्यादा चालाक था। उसने तो क्लाइन की बुलेट को अपने पेट से लेकर सीधे हाथ की तरफ मूव कर दिया और अब वो क्लाइन को मारने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर उसी वक्त ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वो बंदा वहीं पर एक्सप्लोड हो गया। दरअसल उसने यहाँ पर पेपरमैन का यूज किया था और अब ओरिजिनल बंदा इनके सामने आकर 2049 को ओपन कर देता है, जिसके चलते वो इवल क्लाउन बाहर आ गया और बस एक ही सेकंड के अंदर वो इन सभी को अपनी स्ट्रिंग्स में जकड़ चुका था। वेल ये लोग उसके पपेट बनने की वजह से कोई भी एक्शन लेना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। वहीं पर क्लाइन सोच रहा था कि बस एक एक्सटर्नल फोर्स ही हमें आजाद कर सकती, तो क्यों ना मैं ग्रे फॉग का इस्तेमाल करूं। और फिर उसने अपने दिल ही दिल में मंत्रास को दोहराना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो सीधे ग्रे फॉग के टेम्पल में पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि 2049 आर्टिफैक्ट तो एट द सेम टाइम बस 2 लोगों को ही फ्रीज कर सकता था, मगर इस बार उसने तो हमारी पूरी टीम को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। शायद ये उस नोटबुक की पावर्स का इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए अब वहाँ पर एक डिविनेशन परफॉर्म करके उस क्लाउन के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। हालांकि उसने अभी तक ये नहीं दिखाया कि वो फ्री हो गया और तभी वो जोकर एक रैबिट का फॉर्म लेकर उसके करीब पहुंच गया। वो कह रहा था, लड़के तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक डील करें। तुम मुझे वो नोटबुक दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी अगली लेवल का नाम बता दूंगा। आफ्टर ऑल हम दोनों भी डिवाइनर पाथवेज को फॉलो करते हैं और वैसे भी ये हम दोनों का सीक्रेट होगा, हमारी बातचीत तुम्हारे दोस्त सुन नहीं सकते। और अब यहाँ पर उसने बड़े ही सीक्रेट वे में क्लाइन को उसका अगला सीक्वेंस बता दिया, जिसके बाद वो अपनी स्टिक की मदद से क्लाइन से वो नोटबुक हासिल करने वाला था, मगर तभी क्लाइन तुरंत ही उस स्टिक को पुल करके उसे 2049 के 5 मीटर वाले दायरे में पुश कर देता है, जिससे तो जोकर भी अब पपेट कंट्रोल की चपेट में आ गया। अब वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और तभी क्लाइन उसके गले पर शूट कर देता है और अगली बुलेट तो उसने सीधे उस बंदे के माथे में उतार दी, जिसके चलते उसका खेल खत्म हो गया। साथ ही क्लाइन ने उसके हाथ पर एक मार्क देखा, जो कि दर्शा रहा था कि ये बंदा भी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। वेल सीक्रेट ऑर्डर एक खुफिया संगठन थी, जिसे चौथे युग में एस्टेब्लिश किया गया। वेल इस सीक्रेट ऑर्डर का सोलोमन एम्पायर के साथ काफी क्लोज कनेक्शन था और ये लोग फेमस है बुरे कामों को अंजाम देने के लिए। अब क्लाइन वहाँ से जाने वाला था कि अचानक से वो बंदा दोबारा से उठ जाता है। वो क्लाइन के सामने हॉर्नेसिस ये लफ्ज दोहरा रहा था, जिसके बाद फाइनली उसकी मौत हो गई। अब क्लाइन ने उस 2049 आर्टिफैक्ट को कवर करते ही उसकी टीम पपेट कंट्रोलिंग से आजाद हो जाती है। लियोनार्ड इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि तुमने तो उस बंदे को फ्रीज करके उसका
सा काम तमाम कर दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम भी मेरे जैसे ही स्मार्ट हो। सो फाइनली एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक इनके कब्जे में आ चुका था, जिसे अब चाइनीज गेट के अंदर सील करके रखा जाएगा। वेल यहाँ पर डन स्मिथ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। रे बीवर के हमले का बैकलैश उसे झेलना पड़ रहा था। वो क्लाइन को प्रेज करते हुए कहने लगा कि तुमने सीक्रेट ऑर्डर के बंदे को काफी चालाकी से मार दिया, तो मैं जरूर से होली कैथेड्रल को इसकी रिपोर्ट भेजूंगा। बस तुम जल्दी हमारे रेगुलर एम्प्लॉय बनने वाले हो। अब ये लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी क्लाइन को सीक्रेट ऑर्डर के बंदे की लाश नजर आई। उसने पहली बार किसी की जान ली थी। तो डन स्मिथ उसे समझाता है कि तुमने इसे खत्म करके न जाने कितने ही मासूम लोगों की जानें बचाई, इसलिए तुम खुद को दोष मत देना। यहाँ पर क्लाइन उसे बताता है कि मुझे डिवाइनर पाथवे का 8वां सीक्वेंस पता चल गया, जो कि है द क्लाउन। सो इस तरह से क्लाइन ने अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए एंटीगोनस फैमिली के रहस्यमय बुक को सील कर दिया, और इसी वजह से बकलैंड नाइट हॉक्स उसकी सराहना करते हैं। वो कह रहे थे कि तुम सीक्वेंस 9 के बियॉन्डर होकर भी तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तुम्हारे हाथों सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर मारा गया। ये बात वाकई काबिले तारीफ है। जिस पर क्लाइन बता रहा था कि ये तो बस एक इत्तेफाक था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास नोटबुक होने की वजह से वो पपेट मुझे फ्रीज नहीं कर पाया। खैर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे अकेले की जीत है। हम सभी के एफर्ट्स के बाद ही हम सीक्रेट ऑर्डर के बंदे को मार पाए। जिस पर हरमिस कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने आज तक तुम्हारी जितना काबिल डिवाइनर नहीं देखा। तुम्हारा फ्यूचर वाकई ब्राइट होगा। और उतने में क्लाइन को महसूस हुआ कि उसने जो डिवाइनर का पोशन एब्जॉर्ब किया था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। वैसे तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग थी, मगर क्लाइन को लग रहा था कि हाल ही में इतना कुछ हो गया कि उसी में से किसी चीज ने पोशन के एब्जॉर्प्शन की स्पीड को बढ़ा दिया होगा। वो सोचता है कि मुझे अब सीक्वेंस 8 पर जाने के लिए क्लाउन पोशन को पीना पड़ेगा। साथ ही हॉर्नेसिस वर्ड का मतलब जानना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना मैं क्लाइन के हिस्ट्री टीचर से मुलाकात कर लूं, उनके पास इसका जवाब मिल सकता है। इसलिए क्लाइन अपने यूनिवर्सिटी के टीचर एजिक से मिलने पहुंच गया। वो उसे बताता है कि हाल ही में मैंने एंटीगोनस फैमिली के कुछ रिकॉर्ड्स पढ़े थे, उसमें हॉर्नेसिस माउंटेन का जिक्र किया गया है। तो एजिक कहने लगा कि हाँ शायद मैंने भी इस वर्ड को कहीं पर पढ़ा था, मगर फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई पक्की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। तो क्लाइन भी उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो जाता है। और क्लाइन के वहाँ से जाने के बाद हम एजिक के पीछे से एक स्केलेटन को फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं, यानी कि एजिक का भी कोई सीक्रेट था जो कि क्लाइन को फिलहाल तो पता नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।